हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से ना वीडियोस अपनी पोस्ट नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे थोड़ा काम था। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं अपनी वीडियोस जो हैं कंटिन्यूसली पोस्ट करूँगी सो दैट कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो आज हम अपनी वीडियोस में न्यू टॉपिक न्यू यूनिट न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बिजनेस लॉ। आज हम बिजनेस लॉ इस वीडियो से हम लोग अपने बिजनेस लॉ को कंटिन्यू करेंगे, राइट। आज हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, राइट। कब इसकी एग्जिस्टेंस हुई एंड कहाँ से इसकी मतलब स्टार्टिंग हुई। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इंडिया कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है वो किस में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है, राइट। जिसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। जो ये वाले छोटे छोटे से मेन पॉइंट्स है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है, राइट। जो MCQs होते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स से बनते हैं, राइट। सो जब भी मैं अपनी वीडियोस में तभी इन चीज़ों को अंडरलाइन करती हूँ, तो सो दैट कि आप लोगों को का ध्यान इन चीज़ों पे जाए। The act lays down the general principles governing all contracts but not the rights and duties of the parties। कि इस एक्ट के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो तो राइट डाउन किए गए हैं, वो तो रखे गए हैं, बट जो ड्यूटीज एंड राइट्स हैं पार्टीज की वो इसमें लॉ के अंडर नहीं आती। जो ड्यूटीज एंड राइट्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। कि जो पार्टीज होती हैं वो खुद अपने अकॉर्डिंग उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या करती हैं, डिसाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एक्ट। की स्कीम लाइक कि एक्ट को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। The scheme can be divided into two main groups: general principles of the law of contract, कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, एंड कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं लाइक इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। हम इनको अब क्या करेंगे, वन बाय वन ब्रीफली स्टडी करेंगे। क्लियर। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। An agreement consists of an offer by one party and its acceptance by the other। कि agreement क्या होता है कि एक पार्टी क्या कर रही है, आपको ऑफर कर रही है, एंड जो सेकंड पार्टी है वो क्या कर रही है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। इन अदर वर्ड्स, एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल टू द अदर पार्टी एंड दैट पार्टी गिव्स एक्सेप्टेंस, राइट। कि एग्रीमेंट तभी बनता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करेगी, प्रपोजल देगी, एंड वो दूसरी सेकंड पार्टी क्या करेगी, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, राइट। सो एग्रीमेंट क्या हो गया कि एक ने प्रपोजल दिया एंड सेकंड पार्टी ने क्या किया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। According to section 2E of the Indian Contract Act, section 2E, right, ये जो भी sections हैं ये आपको learn करने पड़ेंगे, right। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an obligation। कि कोई भी promise and चाहे even कि one promise हो और set of promises forming the consideration for each other is an obligation। कि जो एक promise हो चाहे set of promises हो वो क्या कर रहे हैं, एक obligation कंसीडरेशन हो रही है, जिससे कि जिसको कि एक ऑब्लिगेशन की तरह पूरा करना पड़ेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। A contract is a promise or set of promises for the breach of which the law gives a remedy or the performance of which the law in some way recognizes as duty, right। कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस कि जिसको तोड़ने के लिए अगर आप उसको ब्रीच करते हो तो आपको लॉ क्या करेगा, आपको लॉ के लिए रेमेडी भी देनी पड़ेगी, लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, राइट।
रेमेडी भी हो सकती है, एंड या फिर आपको अपनी ड्यूटी समझ के उसको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इन अदर वर्ड्स, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो एग्रीमेंट होता है जहां पे एक लीगल ऑब्लिगेशन क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट जिसमें कि एक एग्रीमेंट होता है, एंड सेकंड वन इज एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको वो अपनी ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, an agreement plus enforceability by law, clear? Now according to section 2H of the Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract, right। कि कोई भी एग्रीमेंट अगर वो enforce किया जा रहा है by law, according to law, वो क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ऐसे कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक पार्टी को फुलफिल करने जरूरी होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि जहां पे एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, राइट। कि अगर हमने एक पार्टी को ऑफर किया है बट दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो तब जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मान ही नहीं सकते, राइट। जब तक उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई एनफोर्सेबिलिटी हम लोग उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। कि जो भी पार्टीज होंगी हमारे एग्रीमेंट में, वो क्या करना चाहती हैं, उनकी इंटेंशन होगी कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहती हैं। लॉफुल कंसीडरेशंस, की लॉफुल कंसीडरेशंस मीन्स कि जो भी हमारी जो कंसीडरेशंस होंगी वो क्या होंगी, लॉफुल होंगी। An agreement is legally enforceable only when each of the parties to it gives something and gets something, right। कि जहां पे एक पार्टी कुछ देगी एंड सेकंड पार्टी क्या करेगी, लेगी, राइट। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, राइट। कि कोई माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक पर्सन नहीं होना चाहिए, राइट। कि एबनॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। सो जो पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ कॉम्पिटेंट होगा वही क्या करेगा, परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। The parties to an agreement must be competent to contract, otherwise it cannot be enforced by a court, right। कि वो क्या होना चाहिए, competent person होना चाहिए, otherwise वो enforce नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्री कंसेंट, जो भी पार्टीज का कंसेंट होगा वो फ्रीली होना चाहिए, किसी के द्वारा किसी के भी थ्रू क्या होना चाहिए, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, राइट। Consent means that the parties must have agreed upon the same thing in the same sense. That too must be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or by mistake. नेक्स्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, राइटिंग में होने चाहिए और प्रॉपरली रजिस्टर्ड होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज सर्टेनिटी, एनी एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ इट्स मीनिंग इज सर्टेन sorry, or capable of being made certain agreements the meaning of which is not certain are void। कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट होगा उसका जो मीनिंग होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए। अगर कुछ भी अनसर्टेन हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इट बिकम वॉइड, क्लियर। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो भी पार्टीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस फिजिकली एज वेल एज लीगली, राइट। नेक्स्ट वन इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि एक्सप्रेसिवली
नहीं डिक्लेयर किया जाएगा वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, राइट। सो ये थे हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि फुलफिल करने जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। नाउ व्हाट आर द काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कैसे, क्या क्या काइंड्स हैं और उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, राइट, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ। फर्स्ट वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। An agreement becomes enforceable by law when all the essential elements of a valid contract are present, right? कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो क्या होगा, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऑफ एट द ऑप्शन ऑफ वन or more of the parties but not at the option of one or more of the parties is a voidable contract, right? कि एक पार्टी तो enforceable by law करना चाहती है बट जो नेक्स्ट पार्टी है वो उनका कंसेंट नहीं है, सो वो क्या होता है, हमारा voidable contract। नाउ void contract क्या होता है? void contract होता है which is not binding in law, कि जो कि lawful नहीं है। it is valid at the time of making but void subsequently due to चेंज इन सर्कमस्टांसिस, कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया था उस टाइम पे वो वैलिड था बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसिस कि हमने चेंजेस कर दिए कॉन्ट्रैक्ट में तो वो क्या बन गया, वॉइड बन गया, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वन विच इज वैलिड इन इट बट इज नॉट capable of being enforced in a court of law because of some technical defects such as absence of writing, registration, requisite stamp, right? कहते वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड था बट अकॉर्डिंग टू सम लीगल और टेक्निकल डिफेक्ट वो क्या बन गया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसको अकॉर्डिंग टू लॉ एनफोर्स नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको क्या बोला जाता है, इट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो पहले वैलिड होता है बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो क्या बन जाता है, बाद में वॉइड बन जाता है। बट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ होता है, राइट, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मीन्स स्टार्टिंग से ही क्या है, वो वॉइड है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू क्रिएशन। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज द वन इन विच पार्टीज मेक oral written declaration of the terms and contract conditions of the contract, right, कि जहां पे पार्टीज ने क्या कर दिया, एक्सप्रेसिवली बता दिया, orally बता दिया कि क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा implied contract. Implied contract is the one in which evidence of the contract is gathered from acts and conduct of the parties and not from written or spoken words of the parties, right, कि जैसे जैसे पार्टीज परफॉर्म कर रही हैं, जैसे जैसे उनके वो कंडक्ट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होता है, रेदर देन कि हम लोग वर्ड्स के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कि पार्टीज क्या करना चाहती थी, पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट करना है बट ड्यू टू उनके एक्ट्स के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इंटेंशनली बाय द पार्टीज बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय द लॉ, राइट, कि लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट उनके कंडक्ट उनके एक्ट्स के अकॉर्डिंग बन जाता है। द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट नो वन कैन बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, राइट, कि कोई भी अपने आप को अपना बेनिफिट नहीं ले सकता एट द कॉस्ट ऑफ अदर, कि दूसरे के पैसे के ऊपर हम अपना बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट। दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, कि
एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हमारा फर्स्ट वन आ जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे दोनों पार्टीज ने क्या कर लिया, अपने जो शेयर्स, अपनी जो ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या कर दी, कंप्लीट कर दी, दोनों ने फुलफिल कर दी, राइट। कि कोई भी when both the parties to a contract have completely performed their share of obligations and nothing remains to be done by either party under the contract, कि दोनों में से किसी का भी काम अभी नहीं बचा, राइट, कि दोनों ने अपनी पार्टीज अपनी ड्यूटीज क्या कर दी, फुलफिल कर दी। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, when either parties have still to perform their share of obligation or there remains something to be done under the contract on both sides, right, कि जहां पे दोनों पार्टीज ने या तो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है या फिर कुछ दोनों पार्टीज की तरफ से अभी फुलफिल करना रहता है, राइट, दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो ये थे हमारे काइंड्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि परफॉर्म कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, capacity or competence to contract means legal capacity of the parties to enter into a contract, कि कौन से पर्सन क्या कर सकते हैं, लीगली एंटर हो सकते हैं इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। In other words, it is the capacity of the parties to enter into a legally binding contract, right? Who are competent to contract? Every person is legally competent to contract if he fulfills the three conditions. He has attained the age of maturity, right? क्या होनी चाहिए उसकी एज, 18 प्लस होनी चाहिए। He is of sound mind, साउंड माइंड का होना चाहिए। ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, कि कोई भी लॉ के अंडर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ये तीन कंडीशंस आप फुलफिल करते हो देन यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ अब कौन कौन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट वन इज माइनर्स who have not attained the age of majority. Any person who has not attained the age of majority prescribed by law is known as minor. According to section 3 of Indian Majority Act, prescribes the age limit of for majority and says a minor is a person who has not completed 18 years of age, right? But also the same act also mentions that in the following two cases a person attains maturity only after he completes his age of 21 years, right? But कहते कुछ certain cases में जहाँ पे उनकी एज 21 मानी जाती है for attaining the age of majority, right? Where a court has appointed guardian of a minor person or property or both under the Guardians and Wards Act 1890, where the minor's property has been placed under the superintendent of a court of wards, right? कहते हैं या तो कोर्ट ने क्या कर रखा हो, माइनर पर्सन का कोई गार्डियन अपॉइंट कर रखा हो उनकी प्रॉपर्टी के लिए, राइट, या फिर कहते जो भी माइनर की प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट के अंडर होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। A person who is said to be sound mind for the purpose of making of contract if he is capable of understanding the contract at the time of making it, or he is able to capable of making a rational judgment as to the effect upon his interest, right? कि पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, बिकॉज सो दैट कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वो इजीली क्या कर सके, अंडरस्टूड कर सके, राइट। And also he is also capable of making rational judgments upon as according to his interest. Now types of persons of unsound mind, कौन से persons क्या है not competent to contract? First one is idiot, second one is lunatic person, third one is delirious person, fourth one is drunken or intoxicated persons, fifth one is hypnotized persons, and sixth one is mental decay. These persons are not competent to contract according to the law of contract. These persons are considered as unsound mind.
बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। इनको खुद भी नहीं पता होता कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम क्या चीज कर रहे हैं, सो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय अदर लॉज, कि किसी और लॉ की के अकॉर्डिंग पर्सन को डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। सो ये होते हैं एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ, कॉर्पोरेशंस और कंपनीज, इंसॉल्वेंट पर्सन और कन्विक्ट्स, राइट? नाउ रूल्स इफेक्ट एज टू और द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, कि अगर कोई माइनर के साथ एग्रीमेंट होते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, बिकॉज इट इज नलिटी इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग ये माना ही नहीं जाता। माइनर कैन बी अ प्रॉमिस और बेनिफिशियरी, राइट? कहते माइनर क्या कर सकता है, बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है जिसको बेनिफिट मिल रहे हैं, बट क्या कर सकता है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन अपने पार्ट पे क्रिएट नहीं कर सकता, राइट? नो रेटिफिकेशन, a minor cannot be ratified even after attaining the age of majority because void agreement cannot be ratified, right? कि for example कि एक माइनर था 14 years का था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट अगर वो 18 years का भी हो जाता है एंड 18 से ज़्यादा का भी हो जाता है तो भी वो एग्रीमेंट जब वो माइनर था उस टाइम पे एग्जीक्यूट किया गया था, उसको क्या कर सकता है, वो रेटिफाई नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज दैट एग्रीमेंट हैज बिकम void ab initio, right? नेक्स्ट आ जाता है रेस्टिट्यूशन कॉम्पेंसेशन पॉसिबल इफ अ माइनर हैज रिसीव्ड बेनिफिट्स अंडर एन एग्रीमेंट फ्रॉम द अनदर पार्टी, द कोर्ट में रिक्वायर द माइनर टू रीस्टोर द बेनिफिट to the other party at the time of rescission of the agreement. The minor may be asked to restore the benefit to the extent he or his estate has been benefited, right? कहते कहते अगर माइनर ने किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट्स रिसीव किए हैं तो वो माइनर क्या कर सकता है, जितना उसका बेनिफिट है उस एक्सटेंट तक वो बेनिफिट्स को क्या कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, राइट? अपने पास रख सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट, गार्जियन and manager. A minor's parent, guardian and manager can enter into a contract on behalf of minor provided the parent, guardian and minor acts within the scope of his authority, and जो contract होगा वो किसके लिए, benefit के लिए होगा, minor के benefit के लिए होगा, right? No liability of parents, कि जो the parents of a minor are not liable for agreements made by their minor ward. However, they can held liable if a minor makes agreement as their authorized, right? कि अगर कोई माइनर कहते कोई एग्रीमेंट वगैरह करता है विदाउट कि अपने पेरेंट्स को बताए, विदाउट देयर कंसेंट, तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनके उस एग्रीमेंट के लिए लाइबल नहीं होंगे। बट अगर उन्होंने ऑथराइज किया हुआ है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने माइनर किसी एग्रीमेंट में जाता है तो पेरेंट्स क्या होंगे, लाइबल होंगे, राइट? माइनर एज एन एजेंट, a minor is not entitled to employ an agent, he can be an agent himself for someone else, right? कहते हैं एक एजेंट के अकॉर्डिंग माइनर काम नहीं कर सकता, बट खुद के लिए वो एजेंट अपना बन सकता है। एज एन एजेंट ही कैन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड बाइंड हिम फॉर हिज एक्ट्स डन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी, बट द माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, राइट? कहते कि अपने लिए अगर वो एजेंट एज मतलब बना है, सो वो क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है प्रिंसिपल को, एंड जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बाइंडिंग पार्टीज हैं उनको क्या कर सकता है, उनके एक्ट्स के लिए लीगली एनफोर्स कर सकता है, राइट? minor and insolvency, a minor cannot be declared insolvent because he is not competent to contract, कि minor को कभी भी declare नहीं किया जा सकता insolvent. minor as joint promisor, कहते हैं माइनर कैन बी अ जॉइंट प्रोमिसर विद द मेजर, बट द माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल अंडर द प्रॉमिस टू द प्रोमिसेस एज वेल एज टू हिज को प्रोमिसर, बट द मेजर प्रॉमिस कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी, राइट? कहते हैं माइनर क्या हो सकता है, जॉइंट प्रोमिसर हो सकता है मेजर के साथ, बट जो माइनर है कहते
कोई भी प्रोमिस जो अपने बिहाफ पे कर रहा है उसके लिए लाइबल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है माइनर शेयर होल्डर। ए माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डू नॉट प्रोहिबिटेड, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। जो माइनर है कहते हैं इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ए माइनर देयरफॉर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ नेसेसिटीज सप्लाइड टू हिम और टू हिज लीगल डिपेंडेंट्स, राइट। कि अगर उस जो माइनर है वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए उसको जो भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसको प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए उसको कुछ भी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये थे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन अगर हम किसी माइनर के साथ हम लोग किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है? कहते हैं कंसीडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्या है? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कंसीडर नहीं करते। द टर्म कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न दैट इज क्विड प्रो क्यू, कि हमने जो एक पार्टी क्या करेगी गिव समथिंग एंड राइट, एक पार्टी देगी एंड सेकेंड पार्टी क्या करेगी टेक समथिंग। द कंसिडरेशन मस्ट रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू द प्रोमिसर, राइट। कि जो प्रोमिसर होगा जिससे कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट, उसके बेनिफिट में हो सकता है, और अ डेट्रीमेंट और लॉस टू द प्रोमिसी और अ डेट्रीमेंट टू बोथ, कि या तो उनके बेनिफिट के लिए होगा या फिर उनको लॉस भी हो सकता है, राइट। वट एवर, बट कुछ तो हो रहा है ना, राइट। उसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। Without consideration a contract is void or nude, that is nudum pactum, right। कि consideration के बिना जो contract होता है वो क्या होता है? void होता है और nude होता है, that is जिसको कि lawful term में बोला जाता है nudum pactum। According to section 2D of the Contract Act defines consideration as follows, right। section 2 subsection D में किसकी definition दी गई है? consideration की। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or absentence or promise is called a consideration for the promise, right। कि जब भी जो प्रॉमिसर है वो क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है या किसी काम को करने से रोक रहा है, सो उसको क्या बोला जाता है? कंसीडरेशन बोला जाता है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन। की इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि एक कंसीडरेशन को हम लोग वैलिड क्या करेंगे? कंसीडर कर सकते हैं। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, कि जब भी प्रॉमिसर चाहेगा वो क्या कर सकता है? कंसीडरेशन को मूव कर सकता है। कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, राइट। कि जब प्रोमिसर का मन करेगा वो क्या कर सकता है? अपनी कंसिडरेशन मूव कर सकता है। इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, राइट। ये किसके थ्रू मूव कर सकती है? प्रोमिसर के द्वारा भी, जो प्रॉमिस कर रहा है, और कोई और पर्सन। An act constituting consideration may be done by the promise himself or any other person. Thus, it is immaterial who furnishes the consideration or therefore may move from the promisee or any other person, right? कि ये चीज मायने नहीं रखती, ये चीज हमें मीनिंगफुल नहीं है कि किसके द्वारा जो कंसिडरेशन है वो फुलफिल की जा रही है, बट कंसिडरेशन होनी चाहिए, राइट। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन which has already moved before the formation of agreement, right। for example कि हम कह देते हैं कि हम आपको पेमेंट बाद में कर देंगे, आप हमारा जो हमारी गुड्स हैं वो क्या कर दीजिए? डिलीवर कर दीजिए। वो क्या होगी? हमारी पास्ट कंसिडरेशन, कि जहाँ पे एग्रीमेंट के फॉर्म होने से पहले ही हमारी जो कंसिडरेशन है वो डन हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कंसिडरेशन, जो कि साइमल्टेनियसली चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी शॉप पे कुछ सामान लेने जाते हैं एंड सेकेंड हैंड वो हमें सामान देता है एंड
हम क्या करते हैं, उनको पेमेंट कर देते हैं। दिस इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर कंसीडरेशन, विच इज टू बी मूव्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट, राइट, कि जो कि एग्रीमेंट की फॉर्मेशन के बाद क्या करेगी, मूव की जाएगी। इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, जो कंसिडरेशन है वो क्या होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, राइट, वो निल नहीं हो सकती। इट मस्ट बी रियल और नॉट इल्यूजनरी, राइट, कि वो रियल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, A promised to put life into the B's dead wife and B promises to pay 10,000 रुपीज, कि A ने प्रॉमिस किया कि वो B की डेड वाइफ में क्या कर देगा, उसको दोबारा फिर से लिव कर देगा, कि उसकी जान बचा लेगा, और जो बी है वो प्रॉमिस करता है कि उसको 10,000 पे करेगा। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज कंसिडरेशन इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, राइट, कि जो कंसिडरेशन है वो क्या है, फिजिकली इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस के लिए, राइट। मस्ट बी समथिंग अदर देन द प्रोमिसर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, कि जो भी प्रोमिसर की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है उससे क्या होनी चाहिए, कंसिडरेशन अलग होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, बिकॉज अ promise to do what a promiser is already bound to do adds nothing to the existing obligation. For example, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि ए ने बी को क्या करने थे, 10,000 रुपीज पे करने थे, राइट, 10,000 रुपीज पे करने थे। नाउ अभी बी ने क्या किया, ए से कुछ गुड्स परचेज किए, तो बी ने भी ए को क्या करना है, 20,000 रुपीज पे करने हैं, राइट, 20,000 रुपीज पे करने हैं। बट अब ए क्या है, ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो 10,000 रुपीज इसमें से कट कर ले, राइट, कि जो पहले से ही उसकी ऑब्लिगेशन है उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता, रेदर देन कि दोनों को अपनी जो ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कि जो कंसिडरेशन है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना होगा दैट इज कंसिडर्ड एज वॉइड। The general rule in an agreement made without consideration is void. According to section 25 and 185 deals with the exceptions to this rule. These cases are, now what are the exceptions? First one is love and affection. लव एंड अफेक्शन मीन्स कि हम किसी से प्यार रिलेशन में है, हम किसी से प्यार करते हैं, सो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन कंसिडरेशन के बिना कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। अ रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेटिव्स इज एनफोर्सिबल इवन इट इज विदाउट कंसिडरेशन, राइट, कि जहाँ पे हमारा कोई नियर रिलेटिव हो गया, रिलेशन हो गया, वहाँ पे हम लोग विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन वाई ₹1,000. X puts his promise to Y in writing and registers it. This is a contract, right? कि X ने क्या किया, अपने बेटे को 1,000 रुपीज देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। कोई भी कॉम्पेंसेशन जो वॉलंटरी सर्विसेज की होती है उनको भी कंसीडर किया जा सकता है विदाउट कंसीडरेशन। ए प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट होली और पार्टली अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन something for the promiser is enforceable even without consideration. For example, A finds B's purse and gives it to him, कि A को B का पर्स मिला और उसने उसको वापस कर दिया। B ने प्रॉमिस किया कि वो 50 रुपीज देगा A को। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कि कोई वॉलंटरी सर्विस थी, वॉलंटरी लाइक कि A को अगर B का पर्स मिला है तो उसका फर्ज बनता है, राइट, इट्स हिज ड्यूटी कि वो उसको रिटर्न करे टू B, राइट। नाउ B is not enforced to pay something in return to A, right, वो उसने अपनी मर्जी से उसको 50 रुपीज पे किए हैं, बट उसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता कि आपने A को पेमेंट करनी ही करनी है, राइट। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर डेट। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी ऐसा डेट जो कि टाइम लैप्स हो चुका है उसको, वो भी क्या आ जाता है,
according to this exception. A promise by a debtor to pay a time-bearer debt if it is made in writing and is signed by the debtor or by his agent is enforceable. Right? कि कोई भी promise की debtor पे कहता है कि मैं अपना जो time bearer debt है वो pay करूंगा अगर वो writing में होगा. Right? So वो भी क्या हो जाता है, enforceable है. Completed gifts, देयर नीड नॉट बी कंसिडरेशन इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स, की कोई भी गिफ्ट्स आ जाते हैं उनके लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है. नेक्स्ट वन इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी एंड कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी. कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं या फिर हमने चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया, सो वो इसके अंडर नहीं आते. क्लियर? नाउ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी स्ट्रेंजर क्या एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है. Through a stranger to consideration can use because the consideration can be furnished or supplied by any person whether he is promises or not, but a stranger to a contract cannot sue because of the absence of the privity of the contract, that is relationship substituting between the parties to a contract. राइट कि कोई भी अगर कोई स्ट्रेंजर होगा कॉन्ट्रैक्ट में के अंडर आता है तो कोई भी पार्टी उसको स्यू नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की रिलेशन ही नहीं बना हमारा बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंजर. राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी लाइबल और स्यूड, सो योर आंसर विल बी नो. A stranger to a contract cannot be sued or liable for any payment. Clear? So this is it for today's video. हम इसी टॉपिक को आगे अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. मैं अपनी वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी. सो थैंक यू सो मच.